नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे महेश बर्णवाल सर की, जो हम ज्योग्राफी देख रहे थे इस समय वर्तमान में, क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर एक बार देखिएगा। और देखिए, आज ज्योग्राफी में हम बहुत सारी ट्रिक आज भी देखेंगे, यानी हम 3 दिन से लगातार ट्रिक देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझने में भी सारी चीज़ें आ रही होंगी ना। तो आज हम देखते हैं ट्रिक वगैरह देखेंगे आज इससे रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो है क्या है, फैक्ट ज़्यादा दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट साथ में बताता हूँ, तो इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं जलप्रपात एवं झीलें। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ठीक, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घाटप्रभा नदी पर स्थित है। हम लोग नदी के बारे में कल बहुत डिटेल से देखे थे, पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें देखे थे। अगला, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कैसे याद करेंगे, तो हुंडरू को याद कर लीजिए। घुंघरू, घुंघरू किसके हैं, सोने के हैं। किसके के, सोने के। तो सोने के यानी स्वर्णरेखा नदी। ठीक, तो हुंडरू और घुंघरू यानी किससे है, सोने के, तो स्वर्णरेखा नदी। अगला है, त्योसो मोरादी झील कहाँ है, तो ये लद्दाख में है दोस्तों। अगला दिया जोग जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कौन सी है, शरावती नदी पर है। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में स्थित है। यानी उत्तरी सरकार तट कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। समझ में आएगा नहीं दोस्तों। जो नलबाना पक्षी अभयारण्य है ना, इसी में है, चिल्का झील में ही है। अगला है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात है, जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, एक एक चुन के मतलब जो है ये फैक्ट लिखे गए हैं। समझ में कि नहीं, जो कोई ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया और भविष्य में नहीं पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद मतलब सागर है, या गोविंद सागर झील है। अगला, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील है, जो सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है। तो सांभर झील है। लेकिन यहाँ अंतःस्थलीय न लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लिखा हो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का लगा देंगे। ठीक, यानी अंतः लिखा है तो हम लगाएंगे सांभर, और जो है अंतः नहीं लिखा अंतःस्थलीय तो हम लगाएंगे चिल्का। अंतःस्थलीय का मतलब क्या है दोस्तों, देखते दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, चिल्का झील क्या है, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में, जैसे ये उड़ीसा का क्षेत्र है तो ये समुद्र से लगा हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी से सटी हुई झील है। ठीक, वहाँ का पानी इसमें आता रहता है। लेकिन जो अंतःस्थलीय है राजस्थान में, तो चारों ओर लैंडलॉक्ड है, बीच में झील है। समझ कि नहीं, इसके चारों ओर क्या है, भूमि है, तो अंतःस्थलीय इसीलिए है। भूमि कह दो, स्थल कह दो, यानी इसके चारों ओर क्या है, स्थल है। समझ ना। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे हैं, उस मूवी में जो जलप्रपात दिखाया जाता कौन सा है, यही दूध सागर वाटरफॉल है। समझ कि नहीं, ट्रेन वहाँ से गुजरती, बहुत अच्छा नज़ारा होता है। अगला है कि भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, प्रमुख जलप्रपात देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, पहला है दूध सागर जलप्रपात, किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। अगला, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी। देखिए, जहाँ पे धुआं होगा तो इसका मतलब खाना बढ़ रहा है, और खाना कैसा होता है, नरम होता है, या रोटी नरम होती है, तो नरम से नर्मदा नदी। ठीक, ये कहाँ, जबलपुर महाराष्ट्र में है। और कल मैंने एक चीज़ और बताया था कि तवा नदी किसकी सहायक है, तो नर्मदा की। तो देखिए, धुआं, तवा, ये सब नरम नरम। ठीक, मतलब डिलीट कर लीजिएगा। जैसे तवा पे रोटी क्या होती, नरम होती, धुआं जल रहा तो यानी रोटी बनेंगी, रोटी क्या होती, नरम होती, नर्मदा नदी। कुछ भी कर सकती है ना। अगला है कि नोहका नोहकाली कई कहाँ है, तो मेघालय में दोस्तों। अगला, अमृत धारा या देवधारा कहाँ है, हसदेव छत्तीसगढ़ कोरिया में है। अगला, कोरिया वो वाला दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया नहीं, ये यहाँ का जिला है। ठीक, अगला दिया, केंदाई क्या है, तो छत्तीसगढ़ में है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पे है। दुग्ध धारा जलप्रपात, ये देखिए वो दूध सागर था, ये दुग्ध धारा है। ठीक, दोनों में अंतर है। नर्मदा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हुंडरू जलप्रपात अभी मैंने बताया, घुंघरू समझ लीजिए, ये स्वर्णरेखा नदी पर कहाँ है, रांची में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गोरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कपिल धारा कैसी है, तो नर्मदा नदी है, और अनूप मध्य प्रदेश में है। आपको ये नहीं याद रखना, केवल ये याद रखिए कि किस राज्य में है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा या गौतम धारा राड़ू में है, कहाँ, झारखंड में।
अगला है चुलिया, चंबल में है, राजस्थान में है। ठीक, चुलिया वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो मैंने बताया था धुआं जहाँ होगा वहाँ नरम होगा, तो यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है वसुधारा, वसुधारा अलकनंदा, यानी वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर, अलकनंदा नदी पर है। पुलिकट झील जो भारत के दो राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश एक तमिलनाडु में सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों, तो उलर झील है। कौन सी है, उलर झील है, जो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अब हम देखते हैं कुछ झीलें, जैसे वेम्बनाथ झील कहाँ है, केरल में है। ठीक, चिल्का उड़ीसा में है, राजसमंद राजस्थान में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश उसमें है। उसके बाद सात ताल उत्तराखंड में हो जाएगा, अष्टमुडी केरल में हो जाएगा, फतेह सागर ये जो है राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, यहीं से जो है झेलम नदी निकलती है। ठीक, अगला दिया है लोकटक झील मणिपुर से, सांभर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, राकस्थल उत्तराखंड, कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, पुलहर पीलीभीत उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। अगला है देवताल उत्तराखंड है, हमीरसर जो है गुजरात में स्थित झील है। उदय सागर राजस्थान में, नागिन जो है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है। जैसे यार मुझे मिलना है कब, तो कल मिलना है, यानी केरल। ठीक, तो अभी हम देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, सारी ट्रिक्स ही देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, टेंशन न लीजिएगा। अगला है कि सूरजकुंड तो हरियाणा में है, जयसमंद कहाँ है, राजस्थान में। मैक्सिमम मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया है, प्रैक्टिस से अगर मुझसे जुड़े होंगे लंबे समय से तो कर रहे होंगे, तो मज़ा आ रहा होगा आपको। अगला उरल झील जम्मू कश्मीर में है, तो मैंने बताया था उलर को याद कर लीजिए गूलर से, और गूलर किससे खाएंगे, मुँह से, तो जम्मू हो जाएगा। ठीक, उलर को गूलर से, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि एक अंचार झील है, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। मैंने बताया था कि अंचार झील को याद कर लिया अचार से, अचार किससे खाते हैं, मुँह से, मुँह यानी जम्मू। ठीक, तो इस तरह मैंने बताया है, आप लोग अगर पता होगा, याद किए होंगे तो काम हो जाएगा। अगला मानस बल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना में है। ठीक, तो ये हमारा जो है, आगे बढ़ते हैं। अब जल संसाधन, सिंचाई और नहरें देखते हैं। देखिए भारत जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक तो धरातलीय जल है, एक भूमिगत जल या भौम जल है जो हम लोग नल से निकालते हैं। ठीक, उसके बाद एक है वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ठीक, देखिए चार प्रकार से मैंने बताया है। देखिए अब तो एक मशीन आ गई है जो मतलब हवा में जितनी भी मतलब बूंदें होंगी या जितनी भी नमी होंगी उसको मतलब पास मिला करके प्यूरीफाई करके पानी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, अगला है देखिए क्वेश्चन क्या लिखा कि सिंचाई क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो पहला है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। अगला है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है आधुनिक सिंचाई का प्रणाली। अगला दिया क्षेत्रफल के दृष्टि से शीर्ष तीन तालाब संचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। जो तालाब से सर्वाधिक सिंचित करते हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने दी, तो दिनसा जी दस्तूर ने दी थी। अगला दिया है भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो कुआं व नलकूप है। सरहिंद नहर किस जो है नदी से है, तो सतलज से है। कहाँ है, सतलज। विश्व जल दिवस कल ही बताया था 22 मार्च, राष्ट्रीय जल दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको अब ये तो नहीं कन्फ्यूजन है कि विश्व कौन सा है, राष्ट्र कौन सा है और राष्ट्रीय कौन सा है, तीनों मैंने कल डिस्कस किया था। अगला कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है, तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। अगला हरियाली योजना का संबंध किससे, तो जल संभल के विकास से है। अब जल संभल के विकास के लाभ देखते हैं दोस्तों। पीने और सींचने के लिए जल की आपूर्ति होती है, जैव विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। जल भराव की कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है, कृषि उत्पादकता और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी आती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, रोजगार में वृद्धि होती है। उसके बाद दिया है कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है, इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर और तालाबों से होती है। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल यानी नलकूप से होती है दोस्तों। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी ऊपर थोड़ा बचा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो 1958 में हुआ दोस्तों। ये मतलब वहाँ से निकाली गई है, गंगा नहर राजस्थान से। तो वहाँ मतलब जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वहाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका अदा करती है इंदिरा गांधी
जो है नहर बहुत ज़्यादा कृषि के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पानी की किल्लत रहती है, इसलिए नहर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगला है कि फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर या गंगा नहर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई? गंडक नदी से निकाली गई। अगला सिंचाई, भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को 2010 में राष्ट्रीय लघु या सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला, मध्यम सिंचाई कौन सी होती है? तो जिसका देखिए एग्जाम में कितना पूछता पता है, ये बस 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच, जिसका 10,000 से अधिक है वो बृहद सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक, इतना याद रखिए। देखिए इसमें क्या होगा, ये क्षेत्रफल की सिंचाई होती है इतनी, इसमें नहर की सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। अगला बृहद, तो इसमें बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। समानतः इसमें बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगला है, जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, तो फर्टिगेशन कहलाती है। अगला है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बिल्कुल दोस्तों, याद कर लेंगे हम सारी ट्रिक से। अभी जब देखिए, अभी हम यहाँ से नहीं शुरुआत करेंगे, अभी यहाँ पे जो दी हुई है यहाँ हम देखेंगे ट्रिक, ऊपर हम ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक, अभी हम सारी याद हो जाएंगे, टेंशन ना लेने का। यहाँ देखिए भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर है। लगभग सबको पता है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, सतलज नदी पर है। अगला, भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों में है? तो हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। संयुक्त परियोजना कहाँ है भाखड़ा नागल? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित कौन है? तो देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। तो 4 जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, दामोदर परियोजना से कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। तो देखिए दामोदर नदी घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, झारखंड। अगला, सरदार सरोवर बांध में सर्वाधिक लाभ गुजरात को है जबकि सबसे कम मध्य प्रदेश को है। अगला, ओंकारेश्वर बांध, ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। ठीक, अगला, हीराकुंड बांध, तो ये महानदी उड़ीसा में है। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ से? समुद्रम है। और लिखा है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। ठीक, देखिए जमहाई आ गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं दवा खा लिया हूँ ना, एक मतलब दाने निकल रहे थे गर्मी में, तो मतलब मुझे जो है नशा इतना चढ़ गया कि क्या ही बताऊँ। डॉक्टर कह रहे थे नशा नहीं करते हो इसीलिए है, मतलब ज़्यादा मतलब पावर की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है घुमाए है, पूरा पागल बनाए है। कल मैच भी नहीं देख पाया चलो छोड़ो यार। अगला, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन शिव समुद्रम है। ठीक, देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जलप्रपात परियोजनाएं किस राज्य की हैं? तो उत्तराखंड की। अगला है, नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ही होंगी। या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होगा या तेलंगाना होगा, टेंशन न लेना। अगला, बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। कौन? पोलावरम सिंचाई परियोजना। अगला है, गांधी सागर, तो गांधी जी क्या ओढ़ते थे? कंबल। कंबल से हो गया चंबल, चंबल परियोजना। अब कहाँ चलते थे? सब लोग सब अगल बगल होते थे, बीच में गांधी जी होते थे, यानी मध्य में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जवाहर सागर, तो जवाहर सागर राजस्थान में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। गिलहरी भागी और चढ़ी तुरंत रथ पे, तो भागी रथ यानी भागी रथ पर। तिलैया, मैथान व बेल पहाड़ी, देखिए मैथान जो ना, ये वाला क्वेश्चन जो है पीछे 2000 मतलब यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो 2 क्वेश्चन थे, बांध मैंने उस समय पढ़ाया था, उससे पहले भी मतलब एक चैनल था हमारा, तो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेखपाल की वजह से मैंने वो बंद कर दिया था, वरना उसमें अब तक बहुत सारे बच्चे होते। तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने ये मतलब सारी चीज़ें कराया था, तो उसमें बांध आया था। देखिए मैंने बताया ना, जो टॉपिक मैंने करा दिया बोर्ड पे, जिसकी ट्रिक मैंने दे दी, जैसे यूपी स्पेशल में जनजातीय आपसे पूछ ले, मेले पूछ ले आपसे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बात पूछ ले, कभी नहीं गलत करेंगे।
वो चीज़ मैंने ऐसा लॉजिक बताया ही है आपको कि कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ना मेरा गलत हो रहा है कभी, ना आप कभी होने दूंगा, ठीक। तो जो चीज़ लॉजिक मैं बता रहा हूँ बस उसे फॉलो करिए आप। फर्जी का ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें एग्जाम निकालना है। और देखिए कभी ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊँ वहाँ से कभी आप कह सकें कि यहाँ से यार क्वेश्चन नहीं आते तो पढ़ा क्यों रहे हो, ऐसा कह ही नहीं सकते आप, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके तभी वो टॉपिक उठाता हूँ, वरना नहीं उठाता। देखिए मैं चाहूँ तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहे 10 वीडियो मैं यही बना दूँ, वैकेंसी कब आ रही, वैकेंसी कब आ रही, वैकेंसी कब आ रही, वो खूब देखेंगे लोग, 4 लाख 4,000 2,000 5,000 देखना शुरू कर देंगे, बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, उससे आप ही का तो नुकसान होगा ना। तो मेरा काम क्या है, मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें दूँ जिसके लिए मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीज़ है ना। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं सोचता हूँ जितना ईजी हो सके आप लोगों को बताऊँ। अगला, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य था भाखड़ा बांध में आने वाली तलहटी या तलछट मिट्टी को रोकना था। अगला, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ था, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। अब देखते परियोजनाएं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, सतलज नदी, सतलज नदी पे ना भाखड़ा नागल बांध है, ठीक, इसे गोविंद सागर कहते हैं। और नाथपा झाकरी है, कोल बांध है। देखिए नाथपा झाकरी याद कर लीजिए और नागल सागर। अगला है झेलम नदी। देखिए झेलम क्या था, तुलबुल परियोजना, और एक उदी परियोजना भी यहाँ है, क्या है, उदी है। देखिए मान लीजिए झेल गए, कौन झेल गया, मतलब पाकिस्तान झेल गए कब, उदी स्ट्राइक, जब उदी जो है हुई थी, उदी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान क्या हुआ, झेल गया। तो उदी से, उदी परियोजना, झेल से झेल गया। अब वो तुलबुल तुलबुल करने लगे, तुलबुल परियोजना, ठीक। और वहाँ पे क्या था, किशन था, एक किशन नाम का लड़का था, वो वहाँ रहता था, तो उसे जो है उठा लाए उदी वाली, ठीक। तो इस तरह मतलब ये कहानी टाइप से आप कर सकते हैं, तो लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे उदी परियोजना तो झेल गए यानी झेलम होगा, वो तुलबुल तुलबुल करने लगे यानी तुलबुल परियोजना, ठीक। फिर किशनगंगा झेलम हो जाएगा। अगला चेनाब। तो देखिए चेनाब को हम याद रखें कि चना, चेनाब में क्या है, चना। तो देखिए चना यानी काश हम चना बेचकर अमीर हो जाते, तो काश से कश्मीर हो जाएगा, काश से कश्मीर हो जाएगा, चना से चनाब हो जाते, ठीक। काश साला चना बेचकर अमीर हो जाता, तो साला से सलाल हो जाएगा, ठीक। मतलब काश जो है काश से कश्मीर, साला से सलाल, चना बेचकर यानी चना चनाब हो जाएगा, ठीक, बेचकर अमीर हो जाता। तो उसकी हस्ती बढ़ जाती, यानी दुल्हस्ती या अस्कनी बांध इसे ही कहते हैं। जब हस्ती बढ़ती उसकी, जैसे ही तो हार आते उसके अगल बगल क्या चलते, हार, तो अगल बगल यानी बगल ही हार। अगला देखते हैं रावी बांध। तो रवि क्या है, बहुत थीन है यानी बहुत पतला है, और चमेरा है, ठीक। तो थीन बांध और चमेरा परियोजना। अगला है ब्यास नदी, तो पोंग व हरके बांध है। गंगा नदी कौन सी, टिहरी बांध भागीरथी है। तो मैंने बताया था कि जो है टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, और फरक्का बांध जो पश्चिम बंगाल में, वो भी कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर, सॉरी गंगा नदी पर स्थित है। अगला यमुना बांध कौन है, लखौर ब्यासी बांध है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगला रामगंगा, तो कालागढ़ बांध है, परियोजना कौन सी है, रामगंगा परियोजना है। घाघरा, तो घाघरा बांध, शारदा, शारदा बांध हो जाएगा। गंडक नदी त्रिवेणी के पास। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, याद करिएगा, ठीक। फर्जी किस स्थान में से, कोसी, तो कोसी भाई नाम से ही पता है। अगला पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह उत्तराखंड के पिथौरा जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे चंबल नदी। तो मैंने चंबल को कंबल से बताया था कि देखिए राणा प्रताप जी कंबल ओढ़ते ही नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। गांधी जी कंबल ओढ़ते थे, ठीक। जवाहर जी भी कंबल ओढ़ते थे, समझ में कि नहीं। तो इस तरह याद करते। जवाहर सागर कहाँ है, तो राजस्थान में। अगला है बेतवा नदी, तो माता टीला बांध है, बांध राजघाट बांध है। सोन नदी डेहरी विजयी बरास है, बाढ़ सागर है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें ट्रिक से बता दिया हूँ कई बार। अगला है कि देखिए दामोदर नदी, दामोदर नाम का दामोदर में पंचेत हिल है, तिलैया है, कोनार है, अय्यर है, बरम। आपको केवल एक याद है, दामोदर में मैथान, तिलैया और पंचेत हिल, 3 याद रख लीजिए, ठीक। 3 आपको याद रखने हैं, कौन, तो पंचेत हिल, तिलैया और मैथान। अगला गोदावरी राजमुंद्री के एनीकॉट, कृष्णा बांध में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम हो जाएंगे। अरे एक ही नाम है। तुंगभद्रा में तुंगभद्रा बांध याद करें। मेटूर यानी कब मिलोगे, तो टूर पे चलेंगे, मेटूर बांध। नर्मदा नदी में कौन सा हो जाए, अंकलेश्वर महादेव। सरदार सरोवर हो जाए, सरदार जी नामर्द नहीं थे, तो सरदार सरोवर जी, नामर्द यानी नर्मदा। और इंदिरा सागर बांध, ठीक, वो भी नामर्द नहीं थी। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। अगला ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का है कराकारा, कराकार बांध हो जाएगा। उसके बाद उकाई बांध हो जाएगा, ठीक। अब इतना तप रहा है सूर्य कि मुझे उकाई आ रही है, तो उकाई का मतलब उकाई बांध हो जाएगा। अगला है कि
महानदी, तो महान नदी में ही हीरा मिलेगा तो हीरा कुंड बांध हो जाएगा। बस एक ही याद रखिए। माही नदी में कौन है? बनकवारी। कदाना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना हो कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख पड़ोसी और उनसे समझौते। देखिए हमने शारदा समझौता नेपाल के साथ किया था। किसके साथ? तो नेपाल के साथ हमने किया था। और ये कब किया था? तो 1986 में। 1986 में हमने किया था। काली सिंधु और पंचमेश्वर परियोजना शामिल है इसमें। कब? 1996 में, सॉरी दोस्तों। अगला दिया कोसी, तो नेपाल में है। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में समझौता किया गया। 1966 में संशोधन भी हुआ। अगला गंडक। गंडक कहाँ? नेपाल में। नेपाल में गंडक बैराज निर्मित है। वर्ष 1959 का समझौता है ये, ठीक। खुला कि नहीं खुला पता नहीं। अगला गंगा नदी। बांग्लादेश में फरुखा में फरुखा में गंगा की भागीदारी के संबंध में 1996 में भारत बांग्लादेश संधि हुई थी। अगला दिया हुआ कि सिंधु झेलम तंत्र। झेलम चेनाब दावी व्यास सतलुज की सहायक नदी पाकिस्तान में मिलती हैं और सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 में समझौता हुआ था, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है जल धाका, चुखा, ताला, मांगदेक्षु या मदेहु ऐसा कुछ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मांगदेहु, ठीक। तो ये कहाँ है? तो ये दोस्तों है हमारा, ये भूटान से है, ठीक। भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली सिंध भारत और नेपाल के मध्य समझौता 1996 में हुआ था। दोस्तों इस वाले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मयूरक्षी परियोजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। अगला है कि अलमाटी बांध माटी खाके कौन नाटक करता? कृष्णा जी। तो नाटक से कर्नाटक, कृष्णा से कृष्णा नदी, माटी से अलमाटी, ठीक। अगला है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये जल विद्युत स्टेशन है सिद्रापोंग, असम में है। अगला है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए, तो ये कौन सा होगा? तो देखिए कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक नदी, घाघरा यमुना, शारदा नहर में ये नदियाँ जुड़ेंगी। महानदी गोदावरी में जो है गोदावरी व कृष्णा जुड़ेंगी, ठीक। केन बेतवा में पार्वती, काली सिंध, चंबल, पार ताप्ती, नर्मदा में दमन गंगा, पिंजाल, बेहती, वर्धा में नेत्रवती और हिमवती। अगला दिया है कि जो नदियाँ हिमालय निर्माण से पूर्व प्रवाहित होती हैं वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। कल भी ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, उसमें ऑप्शन दिया था कि गंगा नदी जो है वो हिमालय के निर्माण के बाद हुई है, तो ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं था। दोस्तों जो क्वेश्चन कठिन होता है वो कॉम्पिटिटिव पोस्ट में ज़्यादा लोग सॉल्व ही नहीं करते, जबकि ये गलत बात है। मैंने वो डिटेल दिया रहता है, आप लोग सॉल्व जरूर किया करिए। केवल इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक, उससे कुछ होगा भी नहीं। अगला किसान, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन, इजी, ये दो तो मतलब आपको कंफर्म होने चाहिए। हाँ ये है कि हार्ड में 2-3 क्वेश्चन 100 में अगर पता है तो काम हो जाएगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट ये मतलब जो है दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। हर एक पेपर का लेवल यही रहता है, किसी किसी का हार्ड हो जाए अलग बात है। इजी टू मॉडरेट में आप अगर लेकर चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाई लेवल में पढ़ना है तो कुछ चीज़ें हाई लेवल में पढ़ दीजिए। अगला किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में है, देखिए ये ऊपर। अगला मेजा बांध, तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है, राजस्थान में। और मेजा तहसील कहाँ? प्रयागराज वाले तो भैया बांध सुनते ही प्रयागराज मार देंगे। मेजा तहसील अगर पूछे तो प्रयागराज लगाना, ठीक। मेजा बांध पूछे तो कोठारी। अगला दिया है बगलिहार, तो बगलिहार मैंने कहा था अगल बगल हार हो जाएंगे जब कोई अमीर होगा तो कश्मीर। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है कल्पसर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है कल्पसर परियोजना। अगला है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगला दिया है कि दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर है? तो चेनाब नदी में। देखिए उसकी हस्ती बढ़ गई, चना बेचा तो हस्ती से दुलहस्ती, चना से चेनाब, ठीक। अगला तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है मल्लपुरम। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद कहाँ है? तो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों के
मध्य कावेरी जल का विभाजन। जैसे तमिलनाडु कितना देता है, इतने मीट्रिक टन, देखिए 419 टीएमसी लेता है, ठीक। और उसके बाद जो है ये कितना लेता है, तो कर्नाटक जो लेता है 270, और केरल लेता है 30, और पुडुचेरी लेता है 0.7। मतलब देखिए टीएमसी का मतलब यहाँ लिखा भी है 1000 मिलियन क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जो जल को नापते हैं वो क्यूबिक में होता है। अगला कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 2 शब्दों से हुई है। एक एग्री मतलब होता है मृदा, तथा कल्चर मतलब होता है कृषि। तो मृदा में कृषि, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते, मेरा भाई एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो थोड़ा बहुत मतलब पता है, ठीक। अगला, ये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी, तो 14% नहीं होगी। दोस्तों आर में एक क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप से था, मेरा तो गलत हो गया था, लेकिन मैं जब आया तो अपने भाई को दिखा तो वो मतलब सही कर लिया था। देखिए वहाँ का जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो मतलब बहुत हार्ड रहता है। हम मतलब सरल क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं, और ये इसीलिए हम कहते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा रहेगा, और आपको फिर वहाँ जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑप्शन बी होगा या सी होगा। वहाँ आपको केवल आप क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, मारा, खटाक निकले, ठीक। तो ये चीज़ है हमारा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, ठीक। सॉरी दोस्तों, देखिए 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद होती हैं। मैंने बताया था कि जो रबी की फसल होती है शीतकालीन होती हैं, खरीफ की ग्रीष्मकालीन, और जायद की शीत व ग्रीष्म दोनों होती है। देखिए इनकी प्रमुख फसलें, रबी की प्रमुख फसलें कौन है, जो ठंडी में होती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, ये सब ठंडी वाली हो गई। और गर्मी वाली चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। और ये जायद वाली तो सब जो है तरबूज, इस समय जो चल रहा है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए इनकी अवधि क्या होती है, तो रबी की अवधि होती है अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल। कटाई होती है, मतलब इनको गैप दीजिए आप 6 महीने का, ठीक। 6 महीने का, 4 महीने का, ऐसे गैप दे दीजिए। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल से जून जुलाई। वैसे फसल तो कट जाती है 3 महीने में ही, लेकिन कुछ फसलें नहीं कटती 3 महीने में, तो दे सकते हैं। अगला है किस कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना जो है युग्म पैदावार का आशय है। मिश्रित खेती, मिक्स्ड प्लांट फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है, पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ लाना। अगला, कृषि संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है, तो राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु पर स्थित है, ये याद रखिएगा। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु तट पर स्थित है। अगला, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश है और एक जो है राज्य महाराष्ट्र है। अगला है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन कौन सा राज्य आगे है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं, मध्यम ताप, मध्यम वर्षा। देखिए चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक 25 सेंटीमीटर उच्च ताप वाली जलवायु चाहिए, इसलिए वो ठंडी की फसल है। कल्याण सोना किस राज्य की एक किस्म है, तो गेहूं की है दोस्तों। अगला है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की कृषि होती है, तो चावल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे हम चीन के बाद। अगला, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित है, करनाल का से कवक जनित है, जो टेलेटिया इंडिका नामक कवक में होता है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। वो अलग बात है कि हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, किंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी, जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। अगला है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, बाउल ऑफ राइस कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5, जमुना व कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो धान की हैं। अगला है, ग्रीन गोल्ड किस्में किसकी हैं, मतलब किसकी किस्में हैं, तो चाय की है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो नीलहरी शैवाल का किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरगोन को कहा जाता है।
खरगोन जिला। अगला है भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला है कि भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो परभानी शक्ति किसकी है? तो ये जैव संवर्धित ज्वार की है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब करनाल वंट देखिए लिए कि गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। अगला है कि कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित? तो खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल सब्जी और बागवानी से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, क्योंकि श्वेत श्वेत दुग्ध रहता है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल पेट्रोल से संबंधित है। ठीक, यह काली क्रांति कह दो। नीली क्रांति नीला मत्स्य पालन। क्यों मत्स्य कहते हैं दोस्तों? तो इसका रीजन ये है क्योंकि समुद्र क्या है? नीला है, तो वहाँ मत्स्य होती है, तो मत्स्य हो जाए। गोल क्रांति आलू से हो जाएगा। भूरी क्रांति उर्वर से हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा। ठीक, पीली जो है सरसों रहती नहीं, तो तिलहन हो जाएगा। रजत अंडा हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति किससे है? तो कृषि संबंधी समग्र क्रांति से हो जाएगा। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। कौन सी? अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति दोस्तों है प्याज उत्पादन व झींगा मछली। लाल क्रांति है मांस और टमाटर उत्पादन से। अगला है बाजरे की कृषि को किस जलवायु में होता है? तो ये उष्ण एवं शुष्क में होता है। इसलिए बाजरा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उष्ण चाहिए यानी गर्मी चाहिए, शुष्क यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, तो हो जाएगा। शुष्क भूमि को सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? तो मूंगफली भी है। सबसे ज़्यादा गुजरात में होती थी, अब डाटा शायद बदल गया हो, लेकिन अब मूंगफली का एक रोग है टिक्का। कौन सा रोग है? टिक्का। और मैंने बताया था कि मूंगफली को जब आप फोड़ोगे तो किसकी आवाज़ आएगी? टिक टिक की आवाज़ आती है ना, टिक टिक, तो टिक से टिक्का। अगला दिया ओस व बोरो किस फसल की किस्म है? तो धान की। धान बोरा में जो है आते हैं कि नहीं? और ओस यानी धान जब लगाया जाता है इस साल में, जैसे धान लगाया जाएगा तो देखो ओस पड़ती नहीं ओस, तो ओस से हो जाएगा औस। और जो है बोरो यानी बोरा, तो बोरे में धान जब तैयार होता तो भर के जाता है लेवी पे। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए तुरंत छड़ाक छट ट्रिक बन रही है। ठीक, तो ये है मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे ही कहते हैं दोस्तों। खटाक से देखा तुरंत ट्रिक, मतलब कोई पहले से नहीं लेकिन तुरंत अभी जस्ट, तो ये चीज़ है। भारत में मुझे खुद ही नहीं पता था ये फैक्ट, लेकिन अब आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, अगला भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो जो कुशल लोग होते हैं, कुशल लोग अगर हैं वही तो मूंगफली खाएंगे दोस्तों, क्योंकि मूंगफली तो महंगी है, 100-150 रुपये किलो है, तो जो कुशल लोग होंगे वही खाएंगे। तो कुशल से कौशल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी की होती है। अगला है दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से। अगला नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला दिया हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इससे अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता से है? तो दोनों में तो गेहूं से सबसे ज़्यादा है। अगला हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय से। लाल बिगलन या रेड रोट किस फसल का उदाहरण? तो गन्ना का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 2007 में जीआई टैग दिया गया था इसका। अगला तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। मक्के की फसल को तैयार होने के लिए 90 से 120 दिन लगते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ अनुसंधान जो कृषि से संबंधित है। दलहन वाला हम लोग यूपी में देखे थे, भारतीय दलहन, तो कान यानी यहाँ पी होगा यानी पल्स। अगला है समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल तो मनीला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब भारत में पूछे तो फिर हमें लगाना है क्या? शिमला नहीं लगाना, कटक लगाना है। ठीक, चावल कट होता है तो कटक। अगला है कि अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अलेप्पो में है। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो है ये कहाँ है? बैंक कहाँ है? मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं जो है गेहूँ
वृद्धि केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में है। ठीक, देखिए पेन वो चूं चूं करने लगता है गर्मी की वजह से। अगला है कि प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय कहाँ? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु है कर्नाटका, रबड़ बोर्ड कोट्टयम या केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय मांस या पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके बाद देखें दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। ठीक दोस्तों, अगला है भारत में झूम कृषि के प्रकार। उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड ये झूम कहला देगा। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोंदू पामा डाबी केमान वो ब्रीगा कहलाएगा। पश्चिमी घाट में कुमारी कहलाता है। केरल में पोनम या पोडम कहलाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर व दहिया मसान व पेंडा व बीरा कहलाता है। इसकी मैं ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों जल्द ही, तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस बार पूछा था जिसे, लेकिन विश्व के संदर्भ में पूछा था कि कहाँ कौन सी खेती को क्या कहते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने उसकी ट्रिक बताई हुई है और आपकी सही भी हो जाएगी। मतलब आरओ में पूछा था तो मेरा तो क्वेश्चन सही था। ठीक, मैंने उसकी ट्रिक ऑलरेडी करा रखी है बोर्ड पे, तो थोड़ा मतलब ये है कि कोई चीज़ें मैं तुरंत नहीं बना सकता। अब जैसे इस समय है ना, अब जैसे बुक में मैंने ये चीज़ देखी तो मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा आपके सामने बोर्ड पे जब आऊँगा तो देखना आप। अभी जल्द ही आऊँगा, टेंशन न लीजिएगा। देखिए हम बोर्ड पे वो टॉपिक चूज करेंगे दोस्तों जो आप लोग कहेंगे। मैं आपको कमेंट दूंगा, बताऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट करूंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले चाहिए। तो डेली मैं कर दूंगा एक कमेंट, मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, उसमें जो टॉपिक आप कहेंगे कि ये अगर 50% प्लस बच्चे हैं कि ये टॉपिक चाहिए तो मैं वही टॉपिक जो है ले आऊँगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग मतलब जो टॉपिक चाहेंगे वो मतलब आएगी, और मैं वही टॉपिक लिखूँगा उसमें चारों में कम्युनिटी पोस्ट में, जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और वही फिर डेली डेली हम पढ़ते रहेंगे। ऐसे एक बोर्ड की बाकी सारी ये, तो मुझे तो जीएस आपके मतलब मजबूत करा देना है ना। अगला और बाकी जो है हिंदी रीजनिंग ये सारी चीज़ें कराएंगे। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट अभी जल्द शुरू करेंगे 2-3 दिन के बाद। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, अब टेंशन न लीजिए। अगला दक्षिण पूर्वी क्या है? राजस्थान हो जाएगा वालदा, मणिपुर कामलू, और हिमाचल प्रदेश खिल हो जाएगा, झारखंड कुरुल या कुरोवा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ दीपा हो जाएगा, और जो है अंडमान निकोबार दीपा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दीपा हो जाएंगे। अगला दिया बराक घाटी का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी बराक घाटी में? धान और चावल के लिए है, सॉरी धान और चाय के लिए हो जाएगी बराक घाटी। भारत के किस राज्य में मसालों को बीजा जाए? तो केरल को कहते हैं। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में होती है। लौंग और ये मसाले ही केरल में होते तो उसकी भी होगी। भारत में काला सोना जो है काली मिर्च को कहते हैं। कौन सा मसाला है? काला सोना तो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्तमान में महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक परिवर्तित जेनेटिक मक्का की है? ठीक, अगला क्वेश्चन दिया वाणिज्यिक स्तर पर केसर या सैफरॉन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक, सॉरी दोस्तों ये आ गया है, एक सेकेंड। देखिए चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इसका तापमान कितना चाहिए? तो 24 से 30 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ठीक, अगला प्रसंस्करण है तो आलू की अच्छी मिट्टी किस्म कौन सी है? तो कुफरी या चिप्सोना 2 है। अगला ललित किस जो है फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की है दोस्तों। इसमें देखते हैं, और यहाँ देखिए मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस, अरहर की प्रमुख फसल है। किसकी है? अरहर की। देखिए आप देखिए इसमें थोड़ा आपको ये पान बहार, पारस, ये आपको थोड़ा वो नहीं लग रहा है मसाला से संबंधित? अरे जो तंबाकू से संबंधित अरहर। ठीक, इसमें देखिए मालवीय, अमर, आज़ाद, थोड़ा मतलब आप रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से कैसे दोस्तों करना है। बाकी देखते हैं आगे हम लोग। देखिए अगला दिया है उत्तराखंड में उगाया जाने वाला जो अनाज है मंडुआ या कोदो का निर्यात अधिकांश किस देश में होता है? जापान। अगला निर्यात मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों और चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला है कि अदरक के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? प्रकंद होता है दोस्तों। अगला दिया भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते अगला है कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। चावल कटक में है, मैंने बताया जी है। भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी वाला चिकमंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा।
अगला है जूट। देखिए जहाँ जो चीज़ ज़्यादा होगी, बैरकपुर, ठीक, बंगाल में पड़ेगा। केंद्रीय उर्वरक उर्वरता गुणवत्ता प्रशिक्षण फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी जोधपुर हो जाएगा। अगला दिया कृषि विपणन निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध प्रसंस्करण हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, विपणन मतलब होता मार्केटिंग दोस्तों, ये जयपुर में हो जाएगा। भारतीय चारा एवं मैंने बताया था चारा खाओगे तो खांसी, खांसी से झांसी हो जाएगा। देखिए जो चीज़ जहाँ ज़्यादा उत्पादन होती है लगभग मुख्यालय वहीं आपको मिलेंगे, 100 में कम से कम 70 से 80 मुख्यालय वहीं नजर आएंगे, ठीक। जैसे केंद्रीय चारा बीज उत्पादन हैसरगट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक, ये अल्मोड़ा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिया हो तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। लघु किसान वाला नई दिल्ली हो जाएगा। जैव उर्वरकता गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा जीव संस्थान बेंगलुरु। आपको सब नहीं याद रखने हैं, मेरा काम है पूरे पढ़ देना और आपको क्या है उसमें से कुछ छांट लेना जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पकड़ना है, ठीक। अगला है कि पशु चिकित्सा गुवाहाटी है। अगला है राष्ट्रीय पटसन व संबंधित। देखिए पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बंगाल में होता है, जूट पटसन ये सब, तो वहीं चला जाएगा, कोलकाता लगा दो। जेनिस व गम तो रांची हो जाएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ है। देखिए कुल खाद्यान्न में सबसे आगे कौन सा है, 20-21 का डाटा, 21-22 का, लेकिन लेटेस्ट डाटा मैं करा दूंगा, टेंशन न लीजिए, ठीक। पहले पे कौन है, मध्य प्रदेश, पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पंजाब। कुल दलहन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। कुल तिलहन में राजस्थान है। देखिए तिलहन को क्या होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो राजस्थान हो जाएगा। मोटे अनाज में कर्नाटक हो जाएगा, ठीक, कभी राजस्थान हुआ करता था, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए ये जो है आगे पीछे हुआ करता है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला दिया है विभिन्न फसलों के उत्पादन और शीर्ष पे राज्य। देखिए चावल में कौन है, पश्चिम बंगाल है। मैंने बताया था कि वहाँ के पश्चिम बंगाल में चावल और मछली क्यों फेमस है, इसका रीजन है। देखिए नदी तो जा ही रही है, समुद्र का किनारा भी है, नदी भी है, तो सीधी सी बात है कि चावल तो खूब होगा भाई। जो वहाँ मिट्टी पाई जाती है उसका नाम मुझे नहीं पता है, मतलब एक ऐसी मिट्टी है जो पानी लंबे समय तक रोक के रखती है, तो वहाँ चावल अच्छा मात्रा में हो जाता है। चावल जब होगा तो समुद्र का किनारा भी है, गंगा नदी भी है, तो मछली भी होगी, तो मछली भी दोस्तों वहाँ पे जो है अच्छी खासी मात्रा में होती है, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए मछली हो जाएगी, चावल हो जाएगी वहाँ पे, इसीलिए जो है मछली को कहते हैं सरकारी मतलब वो कहते हैं, मछली को कहते हैं कि जो है, अरे वो शाकाहारी गए मानते हैं, मछली को शाकाहारी वहाँ मानते हैं, तो ये चीज़ है। देखिए अगला है कि गेहूँ कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान में, मोटा अनाज है ना तो राजस्थान, मक्का कर्नाटक, चना महाराष्ट्र हो जाए, अरहर महाराष्ट्र हो जाए, मसूर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जो है मूंगफली गुजरात हो जाएगा, सरसों राजस्थान और सोयाबीन महाराष्ट्र हो जाएगा। सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश हो जाएगा, प्याज महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये होगा इतना, उसके बाद देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश पंजाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश पंजाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हरियाणा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक जो है राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद सॉरी मध्य प्रदेश कर्नाटक वो हो जाएगा। देखिए ये सब नहीं याद रखना है, सॉरी दोस्तों, ये तो मतलब ये शीर्ष वाले में केवल हमें ये पहला याद रखिए, दूसरा छोड़िए यार, हम फर्जी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। पहला ही याद रखना बस, अब डाटा आएगा मैं खुद ही कराऊंगा यार, टेंशन नॉट लेने का। देखिए यहाँ की सबसे अधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश करेगा, सबसे बड़ा चाय तो असम में हो जाएगी, सोनालिका अर्जुन कल्याण ये सब गेहूँ की हैं। पेनिंग किस फसल के एक लाभकारी है, तो मूंगफली का है, क्या है, पेगिंग मूंगफली। झूम कृषि पद्धति है जिसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। गहन कृषि का मतलब है कि भूमि कम हो लेकिन अधिकतम उत्पादन अधिक हो, ठीक, ये होता है। उसके बाद देखिए सुनहरा क्रांति का संबंध जूट से है, सुनहरा, और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु या गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान किस फसल का है, तो सरसों बाजरा का है, मैंने बताया ना। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन होता है, जब तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु में होता है, हम लोग देखे थे। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है, असम में चाय होती है। आज शाम हम क्या पियेंगे, चाय, आज शाम यानी असम चाय से चाय, ठीक। कहाँ से, कर्नाटक, कहाँ से, कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने में लड़का नाटक कर रहा है। अगला दिया उकट्ठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो चना होती है, क्या होती है, चना। भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादक केरल हो जाएगा। भारत में किस राज्य में कहवा रबड़ व तंबाकू की खेती होती है, कर्नाटक में।
भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक। अगला है कि पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना कृषि किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि आता है। कौन सी? एक्वापोनिक के अंतर्गत। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ है? कोलकाता। अगला है किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। आरंडी बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? गुजरात का हो जाएगा। उसके बाद सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात। अगला है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। आगे बढ़ते। अगला भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य। देखिए आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लगभग 48 लाख टन है। पश्चिम बंगाल दूसरे पर 18, कर्नाटक तीसरे पर है, उड़ीसा चौथे पर। आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये सारे समुद्री मतलब जो है समुद्र से सटे हुए हैं। ठीक। अखिल भारतीय में कितना टोटल मतलब देखिए अगर भारत में होता है तो 162 लाख टन मछली उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये जो है आज का इतना ही था PDF, इतनी कंप्लीट कर लिया हूँ। 2 वीडियो में हम पूरी अब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है देखते हैं आगे। फिर पोल्ट्री आप देखिए, पोल्ट्री हो ही गई, ज्योग्राफी भी हो जाएगी 2 दिन में। उसके बाद फिर जो है हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये हमें कंप्लीट बुक देखनी है दोस्तों। आप लोग अगर पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए पेपर में बहुत बेटर करेंगे दोस्तों। और जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए जाके। इसमें मैं खुद कह सकता हूँ यार, देखिए सब लोग क्या करते हैं, बुक लाते हैं पढ़ा के निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट नहीं देना, नेट लॉजिक बताना नहीं, मतलब खुद का कंटेंट कुछ यूज ही नहीं करना है। ठीक। लेकिन मैं दोस्तों खुद का कंटेंट यूज करता हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। तो ऐसे ही थोड़ा प्यार करते बनाए रखिए और लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। अगर आप लोग 5 लोगों को ज्वाइन कर लेंगे ना तब भी बहुत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम आगे मिलेंगे जो है अगली क्लास में और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।